हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिम्रा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं वो चीज अधूरी जो रह गई थी, हमारी कॉन्सेप्ट 1 2 3 तक हमने पढ़ लिया था, उसके बाद का 4 और 5 उसको मैं यहाँ कंटिन्यू कराने वाला हूँ। हालांकि इस चीज से पहले, इस कॉन्सेप्ट वाली वीडियो से पहले मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराए हैं। आई होप आपको वो सारे के सारे बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको नहीं आए हैं तो प्लीज उन वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए। फिर भी नहीं आए हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि आपको यहाँ इस पॉइंट में डाउट है, मैं उनको क्लियर करा दूंगा। अब आगे की जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की कहानी है उनको शुरू करने के लिए हमें ये छोटा सा एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट देखना पड़ेगा, जो कि हमें हेल्प करने वाला है। किसके लिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। हमने पहले क्या करा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में जितना भी था वो पढ़ा है, उसके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करें। अब जो हम शुरुआत करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड शुरुआत करेंगे और फिर इसकी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। हालांकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके बाद एक छोटा सा पार्ट कॉन्सेप्ट नंबर 6 मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर वो प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के फिर शुरुआत करते हैं आज का नया टॉपिक। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपको मेनली इस पे ध्यान देना है। हमने कितनी तरीके की एक्टिविटी के बारे में बात करी थी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये 3 तरीके की एक्टिविटी थी, जिसके अंदर से हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कर लिया कंप्लीट। आज की क्लास में हमारे कॉन्सेप्ट की बात होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को आपको मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की मदद से आपको ये जानना है कि हमारी फर्म में कितना कैश का आउटफ्लो हो रहा है और कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है। तो वो इस फॉर्मेट से आप पता कर सकते हैं। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी कि फर्म के द्वारा कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की गई है और फर्म के द्वारा किस किस इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी फर्म में कितना इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो है। पहले तो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी की मदद से इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में पता लगाया था। इस बार हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की मदद से इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में पता लगाने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बच्चों क्या लिखा है, आपको सबसे पहला पॉइंट सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, आपको हेडिंग में लिखना है सेल्स ऑफ फिक्स एसेट। क्लियर है? शुरुआत बड़ी नॉर्मल सी है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, 5-10 आइटम है, यही आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप फिक्स एसेट को सेल करते हो, अब देखो सिंपल सी चीज है, फिक्स एसेट कब बनती है? जब बंदा कभी इन्वेस्ट करता है फिक्स एसेट में, यानी कि लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी, ये सारी चीजें बंदा खरीदता है, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो इन्वेस्ट कर रहा है। अब उसने क्या करा है, उस फिक्स एसेट को सेल कर दिया। उसके सेल करने से क्या होगा, फर्म के अंदर पैसा आएगा, तो वो प्लस होगा। सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट होती है उनको भी हमें क्या करना पड़ता है, इसमें ऐड करना पड़ता है। उसके बाद आता है बच्चों रेंट रिसीव्ड, हमें रेंट रिसीव हो रहा है, यानी कि कहीं से हमारे पास रेंट आ रहा है, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन हम इसे क्या करते हैं, पैसा आ रहा है इसलिए हम इसे ऐड कर देते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड, हमने कहीं पर डिबेंचर्स लेकर डाले हुए हैं या डिबेंचर्स, नहीं डिबेंचर्स नहीं, शेयर्स लेकर डाले हुए हैं, तो वहां पर शेयर्स का क्या होता है, डिविडेंड आता है। तो यहाँ पर डिविडेंड रिसीव हो रहा है, वो हमारी एक इन्वेस्टमेंट है, उससे हमें पैसा रिसीव हो रहा है, तो ये हम ऐड करेंगे। रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस, भाई किसी को लोन दे रखा था उसकी रिकवरी हो गई, किसी को एडवांस दे रखा था उसकी रिकवरी हो गई, तो ये भी क्या हो गया, इनफ्लो ऑफ कैश हो गया। और देखो मैंने इस चीज को ना साइड में लिखकर आपको दिखाया भी है, इनफ्लो, बस इनफ्लो यानी कि जहां हमें पैसा रिसीव हो रहा है। क्लियर है? तो ये जो चीजें थी ये सारी की सारी हमारे पैसे के आने के बारे में बता रही हैं। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जब हम कैश फ्लो और कैश फ्लो का पता लगाएंगे तो इन सारी चीजों को जो पैसा लेकर आ रही है उनको ऐड करेंगे। अब बात करेंगे हम जो चीजें हमारी माइनस हो रही है। माइनस कौन सी हो रही है? अब देखो सिंपल सी चीज है, फिक्स एसेट को खरीदने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो जब पैसा फॉर्म से जाएगा तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस, और अमाउंट यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, जिससे कि हमें पता लगेगा कि हाँ हमारा यहाँ से पैसा गया है। फिर आता है परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जो लंबी अवधि वाली इन्वेस्टमेंट है उनको अगर हम परचेज करेंगे तो भी हमारी जेब से पैसा जा रहा है। परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, ये क्या इंटेंजिबल एसेट है। अब ये अगर बंदा खरीदता है तो क्या होगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो जब पैसे देने पड़ेंगे तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा। लोन ऑफ एडवांसेस ग्रांटेड, अब हम हमारी फर्म किसी को लोन दे रही है, किसी को एडवांस दे रही है, तो इसका मतलब
पैसा जा रहा है हमारी फर्म से, आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। प्लस वाले सारे आइटम को एक तरफ जोड़कर, नेगेटिव वाले सारे आइटम्स को एक तरफ जोड़कर प्लस वाले में से नेगेटिव वाले को माइनस कर देंगे। जो भी हमारा यहाँ पर आंसर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम। फ्रॉम कब यूज करेंगे, जब आंसर होगा पॉजिटिव, और यूज्ड इन कब यूज करेंगे, जब आंसर होगा नेगेटिव, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आई होप आपको ये जो फॉर्मेट है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू जिससे हम कैश फ्लो के बारे में पता लगा सकते हैं, वो फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक दो बार कॉपी में लिख कर देखना, आराम से याद हो जाएगा, कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब इससे आगे की बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान ही रखकर चलने पड़ेंगे। पहला आता है यहाँ पर, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट दैट इज नो एडजस्टमेंट इज गिवन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, देन उस टाइम आप क्या करोगे, इंक्रीज इन फिक्स एसेट या इंटेंजिबल एसेट इज कंसिडर्ड एज। आगे की बात पे अभी ध्यान मत दो, बस इतना ध्यान रखो कि यहां पर बोला क्या गया है। इन्होंने बोला है कि इंक्रीज हो रही है हमारी फिक्स एसेट या फिर इंटेंजिबल एसेट, तो उसे हम क्या कंसीडर करेंगे। आप फिक्स एसेट में ना आपको यहां पर पता है किस चीज का ध्यान रखना है, जैसे मशीनरी, जैसे बिल्डिंग लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनती है ना, वो वाली बिल्डिंग, या और कोई फिक्स एसेट क्या हो सकती है, आपका फर्नीचर हो गया, फिक्स एसेट में आता है। तो ये सारी चीजें हम कंसीडर किस चीज में करेंगे, अगर ये बढ़ेंगी तो भाई इनको, इनके बढ़ने का मतलब है इनमें कहीं भी ऐसा तो हो नहीं रहा कि इनकी वैल्यू में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। मगर ये बढ़ जब सकती हैं जब हम इन्हें परचेज करते हैं, हम और एक्स्ट्रा खरीद कर लिए तो ये क्या होगा, ये बढ़ जाएंगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको कभी फिक्स एसेट बढ़ती हुई दिखाई दे या फिर इंटेंजिबल एसेट्स बढ़ती हुई दिखाई दे, उसे आप कंसीडर कर लेना कि वो फर्म के द्वारा खरीदी गई हैं, और जब वो खरीदी गई हैं तो कहीं ना कहीं कैश का आउटफ्लो है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, डिक्रीज इन फिक्स एसेट या इंटेंजिबल एसेट इज कंसिडर्ड एज डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन। अब यहाँ पर ये क्या बात आ गई, अब आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। देखो फिक्स एसेट में ज़रूरी नहीं है हमारी मशीनरी है, बिल्डिंग है या फिर फर्नीचर है, इसमें हमारा लैंड भी आ सकता है। भाई लैंड क्या है, अब आपको एक बात तो पता ही है हमेशा कि जो लैंड होती है, जो ज़मीन होती है, उसकी वैल्यू में कभी आपने सुना नहीं हुआ गिरावट होती है, वो हमेशा हमेशा बढ़ती ही बढ़ती है। एक कहावत है बड़े बुजुर्गों की, ज़मीन जब खरीदो तब सस्ती। तो ये एक छोटी सी कहावत पुराने टाइम में बोली जाती थी। भाई अगर आज हम ज़मीन लेते हैं ना, हम लैंड खरीदते हैं, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि अगर कभी फिक्स एसेट घटती है या इंटेंजिबल एसेट घटती है, ठीक है, यहाँ पर फिक्स एसेट में अभी भी लैंड को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, अभी भी मैं उन्हीं चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बढ़ने पर तो परचेज हो गया और घटने पर सेल हो गया। यहाँ पर उन चीज़ों की वैल्यू में गिरावट आ गई है, डेप्ट लग गया है, चाहे वो इंटेंजिबल एसेट है, चाहे आपके वो फर्नीचर वगैरह इस तरीके की चीज़ है। इसका मतलब उनमें डेप्रिसिएशन लग रहा है। ठीक है, आप कोई मशीन लेकर आते हो, आज आप लेकर आए 1 करोड़ की मशीन थी, 1 साल बाद वो रह जाएगी 50 लाख रुपए की, तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू में गिरावट आ गई है। तो यहाँ पर आप उसे क्या कंसिडर करोगे, अगर फिक्स एसेट है तो डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल एसेट है तो अमोर्टाइजेशन। भाई दोनों बातों का मतलब सेम ही है, वैल्यू में गिरावट आना। ठीक है, फिर आता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज। अगर कभी जो हमारी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होती हैं और लैंड है, देखो दोनों बातें मैंने अलग अलग करके लिखी हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, लैंड कभी भी डेप्ट नहीं लगता लैंड पर, वो हमेशा कब गिरेगी, जब उसको बेचा जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू में गिरावट तब आई। मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपए की लैंड थी, उसका कुछ पार्ट मैंने सेल कर दिया, यानी कि उसकी वैल्यू गिर गई। अब गिरना इन द सेंस मैंने 50 लाख रुपए की शायद लैंड बेच दिया। तो जब भी आप कभी देखोगे क्वेश्चन के अंदर लैंड की या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आ रही है, तो आप उसे क्या कंसीडर करने वाले हो कि वो बेच दी गई है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। एक लास्ट पॉइंट हो रहा है, इसको आपको बस अभी ध्यान में रखना है, शायद आपको ये समझ ना आए जब मैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 कराऊंगा आपको। अभी तो ये 4 चल रहा है हमारा, 5th यहाँ से शुरू हो जाएगा, जब मैं 6 कराऊंगा तब ये बात आपको समझ आने वाली है। मैंने देखो यहाँ पर लिखा है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज कंसिडर्ड एज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। पॉइंट बड़ा ही सिंपल है,
आपको एक बात मान लो कि आपका जो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, मान लो क्लोजिंग दे रखा है 1,20,000 रुपये, ये हो गया हमारा क्लोजिंग, और ओपनिंग दे रखा है 20,000 रुपये, ये हो गया ओपनिंग। तो जो बैलेंस आया ना इसका 1,00,000 रुपये, इसे आप क्या कंसीडर करोगे बच्चों? इसे करोगे डेप्रिसिएशन। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है और ज़्यादा दिमाग पे बिल्कुल भी जोर नहीं देना, क्योंकि ये चीज़ अभी समझ आने वाली भी नहीं है। जब हम कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर आ जाएंगे तो हमें बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो ठीक है, इस पॉइंट को अभी हम यहीं छोड़ देते हैं कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से अगर हम ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर देते हैं तो माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्सेप्ट नंबर 5। बच्चों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रोविजन से रिलेटेड है, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो टॉपिक आपने 11th क्लास में नींद की गोली खाकर सो गए थे और टीचर को बोलने दिया था और आपको इसलिए कभी भी ये समझ नहीं आया। ठीक है, उस टाइम आप नशे की अवस्था में थे। अब देखो प्रोविजन फॉर टैक्स की वही कहानी मैं दोबारा से रिपीट करने जा रहा हूँ। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, करंट लायबिलिटी, एक ये क्या होता है जो हमारा प्रोविजन होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन एज अ करंट लायबिलिटी, मतलब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर छोटी सी लैंग्वेज में इसे कंसीडर करोगे तो इसे बोल सकते हो ये लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी है। क्या कंसीडर करते हैं हम इसे? लायबिलिटी। तो ठीक है, इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मान लो आपका साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को और ख़त्म हुआ 31 मार्च को, जो कि अकाउंटिंग पीरियड होता है। ठीक है, अब यहाँ से कंपनी ने काम करना शुरू करा। यहाँ पर आकर पता क्या चलता है कंपनी को? अपना नेट प्रॉफिट। कंपनी कहती है चलो भाई अब पता लगेगा कितना प्रॉफिट आ रहा है, सिंपल सी चीज़ है। बट गवर्नमेंट क्या कहती है? हमें टैक्स चाहिए। अब कंपनी क्या कहती है? पहले मैं पूरे साल काम कर लूँ, उसके बाद बही खाते बनेंगे, उन खातों को बनने के बाद मुझे पता चलेगा इतना नेट प्रॉफिट है, फिर उसका हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना तुम्हारा टैक्स आ रहा है, उसके बाद हम फिर आपको वो टैक्स प्रोवाइड कराएंगे। बट गवर्नमेंट क्या कहती है? भैया तुम्हें चलानी है कंपनी, हमें चलाना पूरा देश, हमें तो पैसे की अभी ज़रूरत है। हो सकता है 4 महीने बाद सरकार कहने लगे भाई हमें तो टैक्स पहले दे दो, 4-4 महीनों के टुकड़ों पे दे दो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या करती है? कंपनी कहती है अच्छा चलो ठीक है, टैक्स अभी भी देना है, बाद में भी देना है, आप एक काम करो 10,000 रुपये अभी ले लो, जो भी लास्ट में हमारा टैक्स बनेगा, चाहे वो 15 बने चाहे वो 5 बने, अगर 5 बने तो वो कर लेंगे उस टाइम पर, चाहे हमें आपको देना पड़े तो हम दे देंगे, लेना पड़े तो हम ले लेंगे। तो ठीक है, उसको हम बाद में देख लेंगे, अभी हम तुम्हें 10,000 रुपये दे देते हैं, टैक्स के 10,000 दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? बीच में कभी कभी गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ जाते हैं, तो उस चीज़ की पर्टिकुलर आपको जर्नल एंट्री क्या करनी है। मान लो आपने क्या करा, आपने सोच लिया कि भाई अभी साल खत्म होने में 31 मार्च यानी कि 4-5 महीने का टाइम रह रहा है, पहले ही गवर्नमेंट को हमने टैक्स देना पड़ गया, तो उस टैक्स को आप कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कराने वाले हो? जर्नल एंट्री के थ्रू, स्टेटमेंट ऑफ P&L। भाई जो भी कोई खर्चा होता है आप उसे किस तरीके किससे दिखाते हो? P&L अकाउंट से दिखाते हो। देखा है ना आपने P&L अकाउंट में हम क्या करते हैं खर्चों को? डेबिट टू, ये क्या है हमारी? हमने लायबिलिटी क्रिएट करी है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया? अपनी लायबिलिटी को दिखा दिया कि भाई हमारी 10,000 रुपये की लायबिलिटी है, जो कि हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से यहाँ पर इसे शो करा दिया। 10,000 रुपये की लायबिलिटी बना दी। अब उस लायबिलिटी को खत्म कब करा जाएगा? साल के अंत में, यानी कि आखिर में पता चला कि हमें कितने रुपए देने थे? 15,000 रुपये। यहाँ 10,000 हमने गवर्नमेंट को दे दिए थे, 15,000 हमें टोटल देने थे। तो अब क्या होगा? उस लायबिलिटी को खत्म करने के लिए जो भी मैंने लायबिलिटी यहाँ क्रिएट करी थी बच्चों, मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज। अब ये किससे खत्म होगी लायबिलिटी? ये बातों से तो खत्म होने वाली है नहीं, ये खत्म होगी कैश से। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? टू कैश अकाउंट। इस लायबिलिटी को खत्म करने के लिए मेरी जेब से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो 15,000 रुपए का हमने कैश पे कर दिया। ये क्या था बच्चों? मैं इसके आगे लिख देता हूं, ये था हमारा खर्चा, ये हो गई मेरी लायबिलिटी जो कि बनाई थी। इस लायबिलिटी को यहां पर क्या करा था? हमने खत्म करा था। इस लायबिलिटी को खत्म करा था किसके थ्रू खत्म करा था? इस नगद कैश के थ्रू जो हमने पेमेंट करी थी। तो समझ आ गई होगी आपको ये बात। तो ये होती है हमारी प्रोविजन फॉर टैक्स की पूरी कहानी। अच्छा चलो ठीक है, अब जर्नल एंट्री पे तो बात खत्म होने वाली है नहीं। आपने बचपन में जब आप 5 साल पहले 11th क्लास में थे तो आपने क्या करा था? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया था, याद होगा आपको। अब ये जो अकाउंट है मैंने आपको पहले बता दिया है क्या है, ये एक तरीके का लायबिलिटी अकाउंट है। अब लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होती है?
क्रेडिट, और जब घटती है तो क्या होती है, डेबिट। तो दोनों तरफ एरो लगा रखे हैं, देखो बढ़ रही है तो क्रेडिट और घट रही है तो डेबिट। सिंपल सी चीज़ है बच्चों, आपको कभी भी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स का दो बैलेंस दिए होंगे, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो आप कहाँ डालोगे, क्रेडिट साइड। वो आप कहाँ शो करा दोगे बच्चों, क्रेडिट साइड, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी के नाम से। अगर क्लोजिंग बैलेंस होगा तो आप उसे कहाँ डालने वाले हो, डेबिट साइड टू बैलेंस सीडी के नाम से। ये क्लोजिंग बैलेंस का हमारा यहाँ पर अमाउंट आ जाता है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक काम जैसे ही हमने करा तुरंत आ जाओ आप किस पर, पहली वाली जर्नल एंट्री पर। अब इसे आपको क्या करना है, इसे आपको रखकर दिखाना है इस प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के अंदर। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को क्या करा है बच्चों, डेबिट करा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट तो कहीं बनाया ही नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट करा है, लेकिन मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट यहाँ पर बनाया है। तो मैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में क्रेडिट साइड, देखो क्रेडिट हो रहा है, नहीं क्रेडिट हो रहा है, ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड जाऊंगा और यहाँ क्या लिखूंगा, इसके डेबिट साइड में क्या लिखा हुआ है, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जहाँ पर मैंने प्रोविजन दिखाया था पूरे साल का बनाकर, उसका अमाउंट यहाँ डाल दूंगा। सिंपल सी चीज़ है, 10,000 रुपये वहाँ डाल दूंगा। अब क्या होगा, आप इसे अमाउंट को ऐड करोगे, यहाँ पर टोटल लिख दोगे, इसी टोटल को आप यहाँ पर लेकर आ जाओगे, इस टोटल में से इस बैलेंस को माइनस करोगे जो क्लोजिंग हमें गिवन था क्वेश्चन में, और इसमें से जब इसे माइनस करोगे तो आपका ये बैंक के नाम से अमाउंट आएगा। हालांकि ये भी बैलेंसिंग फिगर है, एज अ बैलेंस आपने कैलकुलेट करा है, मगर ये हमें क्या बता कर जाएगा कि हमने कितना टैक्स पे किया है। आई होप आपको ये पूरी की पूरी कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नहीं आई है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले एक बात और बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि हाँ हमें नहीं समझ आ रहा है, तो आप एक बार ट्राई करना, जो मैं क्वेश्चन के अंदर आपको इस चीज़ को अप्लाई करके दिखाऊंगा, शायद आपको वहाँ समझ आ जाए। नहीं होता तो देखते हैं फिर कोई दूसरी चीज़। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले नए कॉन्सेप्ट नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।